अगर बिगड़ रहा है तो क्या उसके नाते मार्क्सवाद बेकार हो गया? अगर पूंजीवाद और अगर आप भूमंडलीकरण की बात आ रही है और सब कुछ एक जैसा होता, एक रस, होमोजेनाइजेशन, ये सारी बातें जो घटित हो रही हैं, उसका परिणाम क्या हो रहा है? एक आदमी है जिसके पास रुपया है, पैसा है और वो सारे अस्त्र शस्त्र हैं जिनको बेचना है, उसको तो बेच रहा है, लोग मारपीट कराएगा, ले जाओ तुमको ये देते, तुमको ये देते, तुमको ये देते, लड़ो। अब ये तथ्य है जो हमारे सामने है। आप देख लीजिए कैसे ये बाजार बढ़ रहा है, अस्त्र शस्त्र। भयानक स्थिति तो ये है कि जिनके यहाँ भोजन नहीं है वो उन अस्त्र शस्त्रों को खरीद रहे हैं। बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता न करके हमारा सबसे बड़ा बजट किस चीज का? डिफेंस का। पाकिस्तान का किसका सबसे बड़ा बजट है? डिफेंस का बजट। आप ये सारी बड़ी विकट स्थितियां हैं। हमें लगता है कि कहीं न कहीं विचार करने की जरूरत है, थोड़ी मनुष्य के स्तर पर, मानवता के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, इस इकोलॉजी के स्तर पर भी विचार करने की जरूरत है। ये देखना होगा कि मार्क्सवाद में कहाँ तक ले जाता है, कहाँ तक ले जाता है। पर हमको यह भी देखना पड़ेगा कि जिस देश काल में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ जी रहे हैं, उसकी क्या अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं, उसकी अपनी क्या खास जरूरतें हैं, यहाँ पर किस तरह की कठिनाइयां पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए मेरे मित्र ने संकेत किया जिन विषमताओं का, और जिनको अम्बेडकर जी ने ध्यान दिलाया था और लोगों ने ध्यान दिलाया था, उन विषमताओं की स्थिति तो यह है कि आज हमारे दिमाग में भी कास्ट की हायरार्की घुस गई है। कास्ट इज इन माइंड, केवल समाज में नहीं है। हम इसी तरह से हर चीज को सोचने का तरीका ही यही हो गया है। हर चीज इसी प्रकार की होगी, हायरार्किकली अरेंज होगी। तो इसको तोड़ने की जरूरत है, इस दृष्टि को बदलने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि व्यापक इतिहास दृष्टि की आवश्यकता है। हाब्सबर्ग के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई। एक मेधावी, एक योग्य और एक सतर्क विचारक के रूप में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई। मेरे पास भी वो पत्रिका है, मैंने उसको पढ़ा भी। बहुत सारी बातें जो कही जा चुकी हैं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं। उनको पढ़ते हुए लगा और उनके पूरे जीवन को देखते हुए लगा कि जैसे व्यास महाभारत के पात्र हुए हैं और महाभारत की रचना भी करते हैं, वैसे वो भी हैं कि वो जीवन भी जी रहे हैं, उस समाज में भी मौजूद हैं, उस समाज का इतिहास भी लिख रहे हैं, काल का इतिहास भी लिख रहे हैं, उस काल में भागीदारी भी कर रहे हैं। कहीं अनुभव से पुष्ट उनकी दृष्टि है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अनुभव जो है वो भी सीमित ही होता है। तो मित्रों, हमको हर तरह की दृष्टि से परिचित होना चाहिए, वैकल्पिक दृष्टियों से परिचित होना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर क्या अच्छा है। ये एक आवश्यक विशेषता हमारी होनी चाहिए। एक विद्यार्थी के रूप में, विचारक के रूप में हम जिस लेखक, जिस विचारक की बात कर रहे हैं उसको मैं केवल इतिहासकार के रूप में नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको एक विचारक के रूप में देख रहा हूँ। हमें ये देखना चाहिए कि किन औजारों का उपयोग करके वो किन निष्कर्षों पर पहुंच रहे हैं, उनकी क्या शैली, उनके सोचने का क्या तरीका है और उन विचारों का क्या परिणाम। एक क्रिटिकल, एक आलोचनात्मक दृष्टि हमें होनी चाहिए, एक समीक्षक की दृष्टि हमें होनी चाहिए और हमें यह कहीं निर्भयता भी होनी चाहिए, करेज भी होना चाहिए, जो हमें ठीक लगे उसका विवेक हमारे पास हो। उनकी जिन रचनाओं का उल्लेख किया गया और जो मैंने पढ़ा उसमें उनका प्रयास इस प्रकार के विवेक का, एक ऐतिहासिक विवेक को विकसित करने की कोशिश, उन्होंने पढ़ने की, देखने की, समझने की एक जो कोशिश उनकी है, उनकी जो पद्धति है वो आकर्षक है।
उन्होंने हमको एक समझ दी है, हमको अपने समय को समझने के लिए एक तरीका बताया है, लेकिन वही एक तरीका है, शायद ऐसा नहीं है, और भी तरीके हैं। आज जब विज्ञान की परिभाषा में बदलाव आ रहा है, ज्ञान की परिभाषा में बदलाव आ रहा है, और जब कहा जा रहा है कि लेखक तो मर चुका है, पाठक ही जो अर्थ लगाएगा वही अर्थ है, लेखक का कोई मतलब नहीं है, अगर ये संभावना है तो मैं समझता हूँ हम सब लोग उनकी व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र हैं। इतना उत्तर आधुनिकतावादी हो लीजिए और देखिए कि उनकी क्या दृष्टि है। विकल्पों को देखिए आप, विकल्प खत्म नहीं हुए। मुझे लगता है कि ये सोचने की जो एक जिज्ञासु मन की जो दृष्टि है आपकी, वो हमको एक माध्यम के रूप में प्राप्त होती है। और मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ इन सभी लोगों को, अमरेंद्र जी को, आप सबको जिन्होंने ये प्रयास किया कि हिंदी में इनके विभिन्न पक्षों के ऊपर एक सामग्री प्रस्तुत की। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि किसी विचारक को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये काफिला चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, और शायद और भी उत्तेजक, विचारोत्तेजक लड़ाई नहीं होगी, लेकिन विचारोत्तेजक चर्चाएं होंगी। और हमें लगता है कि बहुत आवश्यक है कि हम रूबरू हों विभिन्न विचारधाराओं से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह काफिला निश्चित रूप से आगे भी चलेगा। सुरक्षा बजट 80,000 करोड़ रुपया कम है स्वास्थ्य और शिक्षा का सुरक्षा बजट की तुलना में। मार्क्सवादी शासन का रूप कैसा बन रहा है, इस पर निश्चित रूप से हमें आगे भी विचार करने की आवश्यकता है। मैं मार्क्सवाद के आधार पर बशीर साहब की 2 छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को खत्म करने से पूर्व मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए भगवत प्रसाद जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि मैं कब कहता हूँ कि वो अच्छा हो, मैं कब कहता हूँ कि वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा हो। भगवत जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझ पर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सूरज पालीवाल जी, श्री राकेश मिश्र जी, श्री अमरेंद्र जी, श्री अमित राय जी, संजीव झा जी, अर्चना जी और संजीव कुमार झा जी, आप लोगों के गंभीर वक्तव्य से ये कार्यक्रम जीवंत हो उठा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारा काफिला सांस्कृतिक मंच बहुत आभारी है। ये कार्यक्रम कई दिनों पहले से हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों के बीच में कुछ समस्याएं थी। छात्रों के डिसर्टेशन लिखने थे, जिसकी वजह से देरी हुई। आज ये कार्यक्रम हुआ। हम काफिला सांस्कृतिक मंच के उन सारे सदस्यों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे संजय जी, अंजलि जी, भावना नरसिवाल जी, पूजा शिल्पे जी, प्रवेश जी, प्रकाश जी, अमित जी, मास्काम से प्रेम जी और काफिला सांस्कृतिक मंच के सभी सदस्यों को उनका आभार। और मैं अपने माननीय कुलपति जी को दोबारा आभार देता हूँ
जो कि आप आए, हम लोगों के को स्वीकार किए खुशी से और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किए, अध्यक्षता किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और एक ये मार्केट जिनके ऊपर हमने शुरू